नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष अर्थशास्त्र विषय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें। जी हाँ, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मुद्रा की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मनी। इसके अंतर्गत आज हम लोग मुद्रा की परिभाषा से संबंधित विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को देखेंगे, इसके तत्व के बारे में जानेंगे और एक अच्छी मुद्रा के क्या गुण होते हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो प्रकृति के आधार पर तीन टाइप में इनकी परिभाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। एक है वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषाएं, दूसरा वैधानिक परिभाषाएं और तीसरी कैटेगरी है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। अब हम बारी बारी से इन तीनों कैटेगरी की परिभाषाओं को देखेंगे और उसको अर्थ को जानेंगे। वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषाएं, इस श्रेणी की परिभाषाएं मुद्रा की परिभाषा के स्थान पर उसके कार्यों का वर्णन करती है। इन परिभाषाओं में यह नहीं बताया गया है कि मुद्रा क्या है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का अर्थ उसके कार्यों को ही बताया है। जैसे हार्टले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसी तरह कोलबोर्न कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। इसी तरह से टॉमस कहते हैं कि मुद्रा एक वस्तु है जो मूल्य के मापक तथा अन्य सभी वस्तुओं के बीच विनिमय के माध्यम का कार्य करने के लिए सामान्य मत से चुन ली जाती है। इन तीनों परिभाषाओं को देखने से हम स्पष्ट हो जा रहा है कि मुद्रा के कार्य को इसमें बताया गया है। तो यही इस श्रेणी की परिभाषाओं की आलोचना है कि इसमें मुद्रा की परिभाषा के स्थान पर उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। मुद्रा की वैधानिक मान्यता पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए इन कैटेगरी की परिभाषाओं की आलोचना की जाती है। अब देखते हैं वैधानिक परिभाषाएं। इस श्रेणी की परिभाषा मुद्रा के राज्य सिद्धांत स्टेट थ्योरी ऑफ मनी पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा वही वस्तु हो सकती है जिसे सरकार ने वैधानिक रूप से मुद्रा घोषित कर दिया हो। इस श्रेणी के अंतर्गत जर्मन अर्थशास्त्री नैप और ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्टे की परिभाषाएं प्रमुख है। नैप कहते हैं कि मुद्रा की सृष्टि राजकीय नियमों के द्वारा की जाती है। इसका मतलब है कि राज्य जो होता है, जो सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वही मुद्रा की सृष्टि करती है। हार्टे कहते हैं कि मुद्रा केवल विधिग्राह्य लीगल टेंडर ही नहीं है, बल्कि हिसाब की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। तो इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि इसमें विधिग्राह्य को मान्यता दिया गया है, सरकार की वैधानिकता को मान्यता दिया गया है। और इसका आलोचना ये है इस कैटेगरी की परिभाषाओं की कि इसमें सरकार के अधिकार या सरकारी कानून को अधिक महत्व दिया गया है और सामान्य स्वीकृति की उपेक्षा की गई है। मुद्रा को जनता द्वारा स्वीकार्य होना भी जरूरी है। केवल विधिग्राह्य होने से कोई वस्तु मुद्रा नहीं हो जाती। अब हम देखते हैं सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इस श्रेणी की परिभाषाएं सामान्य स्वीकृति, जनता के बीच स्वीकृति पर आधारित है। सेलिगमैन कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। उसी प्रकार प्रोफेसर एली कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है और जो ऋणों के अंतिम भुगतान में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती है। तो ये इन परिभाषाओं को देखने से हमको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें आम जनता की स्वीकृति प्राप्त है। वे लोग इसको खुशी खुशी इस मुद्रा को स्वीकार करते हैं और प्रचलन में रखते हैं। क्राउथर कहते हैं कि कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य के मापक एवं मूल्य संचय का कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण संविदा तथा मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। तो ये मुद्रा की परिभाषाएं थी तीन कैटेगरी में, और इस कैटेगरी की परिभाषाएं सामान्य स्वीकृति के तहत इसलिए इसकी आलोचना इस प्रकार की जाती है कि इसमें केवल सामान्य स्वीकृति पर ही ध्यान दिया गया है। इसमें विधिग्राह्य पर और इसको अन्य इसके कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
तो इस तरह हम देखते हैं कि तीनों परिभाषाएं एकांगी हैं। अब हम एक मुद्रा की उचित परिभाषा संतुलित रूप में तीनों कैटेगरी को मिलाकर बना सकते हैं कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा धन के संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। मतलब एक मुद्रा कहलाने के लिए किसी वस्तु में इन गुणों का होना आवश्यक है, तभी वह मुद्रा कहलाएगी। और ये सटीक परिभाषा, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। मुद्रा के आवश्यक तत्व। एक मुद्रा में कौन कौन से तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए? तो यह विधिग्राह्य होनी चाहिए, यह देश में स्वतंत्र रूप से प्रचलन में होनी चाहिए, निर्बाध कहीं भी रोक टोक न हो, मुद्रा को आम जनता की सामान्य स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, और यह विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, ऋण का भुगतान, धन का संचय और धन का हस्तांतरण का कार्य सरलता से करती हो। अब हम देखेंगे कि एक अच्छी मुद्रा के लिए आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। तो यह विधिग्राह्य हो, सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो आम जनता की, स्वतंत्र और निर्बाध प्रचलन हो, पूरे देश में इसको कहीं रोका न जाए, कोई लेने से इनकार न करे, सर्वव्यापकता हो, सब जगह यह उपलब्ध होनी चाहिए, सर्व सुलभ हो, सबको आसानी से प्राप्त होनी चाहिए, वहनीय हो, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे जगह ले जाने में यह के लायक हो, या सुरक्षित हो, संचय करने के योग्य हो, छोटी इकाइयों में विभक्त हो, एक मुद्रा कई छोटी छोटी इकाइयों में बंटी हो जिसको हम आसानी से जोड़कर एक इकाई में खड़ी कर सकें, इसका निर्गम लागत, छपाई लागत न्यूनतम हो, यह लोचशील हो, मतलब जब चाहे आसानी से परिवर्तन करें, केंद्रीकृत हो, पूरे देश में एक ही मुद्रा का प्रचलन हो, रंग रूप आकार व्यवहार में समान हो। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुद्रा की परिभाषा को, इसके तत्व को और इसके एक अच्छी मुद्रा के गुण को आसानी से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक करें, अपने अनुभवों, सुझावों, सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।